हे गाइस, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efileage.com। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, CBDT अब फॉर्म पे फॉर्म ला रही है और वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी टैक्स पेयर अपनी रिटर्न फाइलिंग करें और जिन एसएससी के केस में टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आती है वो अपना टैक्स ऑडिट भी अब करवा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉर्म 3CA CD एंड 3CB CD are now enabled on the e-filing portal with changes as per notification number। ये जो नोटिफिकेशन आई थी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, सारे चेंजेस के साथ आपकी जो यूटिलिटी है टैक्स ऑडिट की वो अब अवेलेबल हो चुकी है। सर कहाँ से मिलेगी? तो आप लोगों को डाउनलोड सेक्शन पर यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप लोगों को इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी फॉर फॉर्म 3CA CD एंड 3CB CD। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो डेट ऑफ लेटेस्ट रिलीज ऑफ फॉर्म यूटिलिटी 17 जुलाई 2025। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है सर, मैं आपको बता दूं टैक्स ऑडिट के केस में प्रोसेस क्या रहता है। सो यहाँ पे जो एसएससी होता है वो असाइन करता है फॉर्म नंबर 3CA CD या फिर फॉर्म नंबर 3CB CD विच एवर इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ योर एसएससी। ठीक है, वो कैसे असाइन करता है? तो सबसे पहले आप लोगों को एसएससी के पेन से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को ई फाइल में आना है। यहाँ पे आप लोगों को इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है। ठीक है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आप लोग क्लिक कीजिए। यहाँ पे सर्च करना है आपको जो भी फॉर्म असाइन करना है। सो हमको फॉर्म नंबर 3CB असाइन करना है। ये आपका आ चुका है फॉर्म नंबर 3CB CD। इसको फाइल नाउ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ओरिजिनल आएगा, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे 25-26 अवेलेबल हो चुका है। अगर आपके केस में आपने अपना CA ऐड नहीं किया है सो ऐड न्यू करके यहाँ पे मेंबरशिप नंबर डाल के आप अपना CA ऐड कर सकते हैं। कोई अटैचमेंट है तो आप लोग लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। देन कंटिन्यू करके ये रिक्वेस्ट आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ARCA पोर्टल अलग होता है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट का लॉगिन होता है। वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आगे के प्रोसेस में क्या रहता है सर, वो आपकी ऑडिट करता है एज पर क्लॉज। सर कितने क्लॉज हैं टोटल? यहाँ पे अब जो क्लॉज बचे हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए वो 42 क्लॉज बचे हैं। चलिए सर, मैं आपको चेंज भी दिखा दूंगा कि यूटिलिटी के अंदर कहाँ कहाँ पर हुए हैं, बट उससे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि टैक्स ऑडिट आपकी एप्लीकेबल कब होती है। सर एक सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 44AB। सर ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी पर्सन है, पर्सन के अंदर आपका इंडिविजुअल भी आता है, HUF भी आता है, AOP, BOI, कंपनी, LLP, सारे इसके अंदर कवर्ड होते हैं। उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा। किससे करवाना पड़ेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अभी 1-2 दिन पहले ही लोकसभा में इनकम टैक्स बिल पास हुआ है एंड उसमें क्लियर कर दिया गया है कि अकाउंटेंट की डेफिनेशन के अंदर अभी खाली आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इंक्लूड है। ठीक है सर, किस केस में ऑडिट करवाना है? सो यहाँ पे 3 केस में आपकी टैक्स ऑडिट जो है वो एप्लीकेबल होती है। सर केस नंबर 1 होता है बिजनेस का। बिजनेस के अंदर भी 2 कंडीशन है, 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं। पहली कंडीशन आप लोग देखिए, अगर आपकी जो टोटल सेल, टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट सर मोर देन 1 करोड़ है इन फाइनेंशियल ईयर आपका 2024-25 एप्लीकेबल होता है। अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है एज पर सेक्शन नंबर 44AB। सर एक और प्रोवाइजो आया और उस प्रोवाइजो ने कहा रुकिए सर, इफ कैश रिसीट एंड पेमेंट इंक्लूडिंग सेल्स एंड कैपिटल रिसीट एंड एक्सपेंसेस। यहाँ पे खाली कैश रिसीट या पेमेंट है क्या? बीच में वर्ड और यूज नहीं है, यहाँ पे एंड है। मतलब टोटलिटी आप लोग देख के चलोगे और यहाँ पे अगर आपकी कैश रिसीट और पेमेंट दोनों अप टू 5% है तो उस केस में आपकी जो ऑडिट की लिमिट है वो 10 करोड़ की हो जाएगी। प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दूं तो जो लोग FNO का लॉस क्लेम करते हैं और उनकी टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ होती है तभी ऑडिट मैंडेटरी होता है, अदरवाइज उनको ऑडिट करवाना ज़रूरी नहीं होता है। इसी प्रोवाइजो की वजह से नॉन अकाउंट पे ही चेक एंड DD ट्रीटेड एज कैश, उसको हम लोग यहाँ पे एज अ कैश रिसीट और पेमेंट ही ट्रीट करते हैं। सर अब हम लोग बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। सो यहाँ पे इफ़ ग्रॉस रिसीट, जितने भी प्रोफेशनल होते हैं उनके केस में अगर उनकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है इन फाइनेंशियल ईयर के अंदर
तो उनको टैक्स ऑडिट करवाना है मैंडेटरी। इसके अलावा स्पेशल केस में कब आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है, तो ध्यान से समझ के चलिए। इफ द टैक्स पेयर डिक्लेयर अ लोअर इनकम अंडर सेक्शन 44 AD बिजनेस के केस में आपका एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला सेक्शन होता है, उसमें बताया गया है कि आपको प्रिजम्पटिव रेट से ही अपनी इनकम जो है वो डिस्क्लोज करनी है। आपने अपनी इनकम लोअर देन प्रिजम्पटिव रेट से करी है तो उस केस में आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। ऐसे ही 44 ADA आपका होता है प्रोफेशनल के लिए, 44 AE ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए होता है, 44 BB एंड 44 BBB यहाँ पे आपका नॉन रेजिडेंस का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है। एंड देयर टोटल इनकम, यहाँ पे एंड लिखा है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या फिर आप इन सेक्शन के हिसाब से लोअर इनकम अपनी डिस्क्लोज कर रहे हो और आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो आपके ऊपर यहाँ पे टैक्स ऑडिट लग जाती है। सर एग्जम्पशन फॉर टैक्स ऑडिट का मतलब क्या है? इन लोगों को टैक्स ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं है। इफ़ अ पर्सन डिक्लेयर प्रॉफिट एज पर सेक्शन नंबर 44 AD और 44 ADA, 44 AE, 44 BB एंड 44 BBB, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट एन ऑडिट। क्यों सर, क्यों? इन्होंने जो अपना प्रॉफिट डिस्क्लोज किया है वो एज पर प्रोविजन क्या है, तो इन सेक्शन में कहा गया है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना एंड ऑडिट करवाना उस केस में ज़रूरी नहीं है। या फिर पर्सन डिक्लेयर इनकम एज पर सेक्शन 44B एंड 44 BBA, ये सेक्शन का आप रेफरेंस याद रख लीजिए, क्योंकि इन सेक्शन में क्या होता है, लोअर इनकम डिस्क्लोज ही नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे अगर एसएससी अपनी इनकम डिस्क्लोज करेगा तो एज पर प्रोविजन ही करेगा। सो इस केस में भी आपके ऊपर टैक्स ऑडिट नहीं लगेगी। सर टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट आपको कब सबमिट करनी होती है, तो द ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड 1 month बिफोर द ITR फाइलिंग ड्यू डेट। जनरली तो ये 31 अक्टूबर होती है ITR फाइलिंग की डेट, तो 1 month बिफोर आपकी टैक्स ऑडिट की जो ड्यू डेट होती है वो 30 सितंबर होती है फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल के लिए। बट इस बार जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ITR की जो नॉर्मल ड्यू डेट है वो भी एक्सटेंड हो गई है, तो पॉसिबल है कि टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट भी आपकी एक्सटेंड होके चलेगी। चलिए सर अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफलाइन यूटिलिटी की तरफ, एंड यहाँ पे आप लोग देख के चलिए आपका फॉर्म होते हैं 2। सर 2 फॉर्म कौन से? फॉर्म नंबर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, फॉर्म नंबर 3 CA/CD एंड फॉर्म नंबर 3 CB/CD। सर ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। अगर आपका SSC किसी ऐसे एक्ट में फॉल करता है जिसमें ऑडिट करवाना ऑलरेडी मैंडेटरी है, मैंने क्या बोला है, मैंने ऑडिट करवाना बोला है, टैक्स ऑडिट करवाना अभी नहीं बोला है, तो उस केस में आपके जो एसएससी का फॉर्म जाएगा वो 3 CA/CD जाएगा। सर अब आप लोग बोलोगे सर समझ में तो आ चुका है, बट एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दो। सो इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट ने यहाँ पे बोला है कि आपकी जितनी भी टर्नओवर हो फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपनी स्टैट ऑडिट करवाना ज़रूरी है। बट यहाँ पे 44 AB ने बोला कि अगर आपके ऊपर, यहाँ पे देखिए, पर्सन हैव बीन ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ, ठीक है, सो इस केस में यहाँ पे एसएससी को फॉर्म नंबर 3 CA/CD फाइल करना होगा। अगर आपका जो एसएससी है वो नॉर्मल इंडिविजुअल है और किसी अदर एक्ट में फॉल नहीं करता है एज अ मैंडेटरी ऑडिट, सो यहाँ पे उसका जो फॉर्म जाएगा वो होगा आपका फॉर्म नंबर 3 CB/CD। यहाँ पे बेसिक डिटेल जाती है फॉर्म नंबर 3 CA या फिर फॉर्म नंबर 3 CB के अंदर, बाकी जो क्लॉज के अंदर रिपोर्टिंग होती है वो आपकी फॉर्म नंबर 3 CD के अंदर होती है। चलिए अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ फॉर्म के ऊपर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बेसिक डिटेल जाती है। अगर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा है सो यहाँ पे आई करके चलेगा, अदरवाइज पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह है तो वी करके आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। एग्जामिन क्या करना है, एग्जामिन करना है बैलेंस शीट 31 मार्च 2025 की एंड प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे पीरियड जो भी कवर्ड है टैक्स ऑडिट का वो डालना है, नेम अपने एसएससी का डालना है, उसका एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है, एंड यहाँ पे दूसरे पॉइंट में, दूसरे पैरा में डालना है आई सर्टिफाई द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन एट हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे डालना होता है, एंड कितनी ब्रांचेज है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके चलनी होती है। हमारे केस में 0 ब्रांच है तो यहाँ पे हमने 0 डाल दिया है। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कोई भी ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे समझ के चलिए, आई रिपोर्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कमेंट, डिस्क्रिपेंसी, इनकन्सिस्टेंसी
नॉट एप्लीकेबल इफ एनी। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जब भी हम लोग फॉर्म नंबर 3CB फाइल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमको बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर भी अपना जो ओपिनियन है वो दे के चलना होता है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीज़ आपकी फॉर्म नंबर 3CA के अंदर एप्लीकेबल नहीं होती है। वहाँ पे आपके 3 पैरा होते हैं, यहाँ पे आपके टोटलिटी में 5 पैरा होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट पे भी ओपिनियन देना पड़ता है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। अदरवाइज जो सेक्शन नंबर 44AB का ऑब्जेक्टिव है वो स्पेशली आपका फॉर्म नंबर 3CD के अंदर जितने भी क्लॉज हैं उसके रेलिवेंस में है। वो अगर क्लॉज वायलेट करते हैं तब हम यहाँ पे रिपोर्ट करके चलते हैं। एंड उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट है, इन माय ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ माय इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिव टू मी। यहाँ पे फॉर्म नंबर 3CD ट्रू एंड करेक्ट व्यू आता है, ट्रू एंड फेयर व्यू यहाँ पे नहीं आता है। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, क्वालिफिकेशन वगैरह अगर कुछ है तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। जनरली क्या होता है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन होती है तो यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जर्वेशन शीट अटैच करके अपलोड करते हैं। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हो एंड उसके बाद कोई भी सेलेक्ट करके यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन है ऑब्जर्वेशन यहाँ पे डाल के चल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल डालनी पड़ती है, जो भी उनका नेम है, मेंबरशिप नंबर वगैरह है, जो भी एड्रेस वगैरह है उनका, एंड प्लेस वगैरह यहाँ पे डालनी होती है। डेट ऑफ साइनिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे डाल के चलनी होती है। देन फिर आप फॉर्म नंबर 3CB इसको सेव कर सकते हो और फॉर्म नंबर 3CD अपना ओपन कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप लोग अब मेरे से बोलोगे सर टोटल जो क्लॉज हैं वो तो यहाँ पे 44 दिखा रहा है बट आप तो 42 कह रहे हो। तो अभी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक चेंज आया था, ये आपका 28 एंड 29 नंबर क्लॉज, इन्होंने नंबरिंग चेंज नहीं करी है, इसको हटाया भी नहीं है, बट यहाँ पे रिपोर्टिंग आप लोग नहीं करोगे। ओमिटेड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 25-26, तो ये 2 क्लॉज आपके हट चुके हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट ए होता है, क्लॉज नंबर 1 to 8, देन फिर 9 to 44 कह लो या 42 कह लो, ये आपका पार्ट बी होता है। इसके अंदर आपकी बेसिक जो डिटेल्स होती हैं वही जाती हैं। नेम ऑफ एसएससी ये ऑटोमेटिक लेता है, आपका फॉर्म नंबर 3CB से एड्रेस ऑफ एसएससी जो भी है, देन पैन कार्ड वगैरह, आधार नंबर है तो आधार नंबर भी आप एसएससी का प्रोवाइड करके चलोगे। जीएसटी नंबर वगैरह है अगर आपके एसएससी के पास, देन यहाँ पे यस करके उसकी डिटेल दोगे। और कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए आप यस करके ऐड डिटेल कर सकते हो। यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम वगैरह है, सर्विस टैक्स तो अब रहा नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी आपका है, सो यहाँ पे आप वो डिटेल प्रोवाइड करके चल सकते हो। स्टेटस के अंदर क्या आता है, स्टेटस के अंदर जो भी स्टेटस है एसएससी का, कंपनी है तो कंपनी, एचयूएफ है तो एचयूएफ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ट्रस्ट। देखो ये थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स होता है, अभी आप लोगों को तो ईजी लग रहा होगा बट कई केस ऐसे होते हैं। मैं आपको बताऊँ कॉमनवेल्थ गेम वगैरह में क्या होती है, 2-3 कंपनी मिलकर ना कंसोर्टियम करती हैं, देन वो परफॉर्म करती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट। अब उस केस में भी उनकी जो टर्नओवर है वो इस लिमिट से अबव हो जाती है तो टैक्स ऑडिट उनके ऊपर लग जाती है। तो उस केस में आपको स्टेटस में ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे डिसीजन दिया था कि उस कंसोर्टियम को एओपी ट्रीट करेंगे, बिकॉज उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉमन ऑब्जेक्टिव है एंड वो साथ में मिलकर प्रॉफिट कमाने आए हैं, दैट्स वाई उनको एओपी कंसिडर किया जाएगा। सो देखने में काफ़ी सिंपल लगते हैं क्लॉज, बट ये इन डिटेल में काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे आपको जितने भी रेलिवेंट क्लॉज है, एक नहीं एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इन केस ऑफ फॉर्म नंबर 3CACD यहाँ पे आपका एक क्लॉज जो इंपॉर्टेंट रहता है और आपको टिक करना ही होता है, थर्ड प्रोवाइजर टू सेक्शन नंबर 44AB ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ, आपको यहाँ पे टिक करके चलना होता है। ठीक है, बट हमारा तो फॉर्म नंबर 3CB है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। देन आप इसको सेव कर दीजिए, ये सारे क्लॉज फिर आपके ओपन हो जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर मेनली जो चेंजेस आए थे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए सर, क्लॉज नंबर 12 के अंदर आपका एक सेक्शन ऐड हुआ था, सेक्शन नंबर 44BBC। ये आपका नॉन रेजिडेंस के लिए था जो कि ऑपरेट कर रहे क्रूज शिप्स आर टैक्स ऑन 20% ऑफ ग्रॉस रिसीट। 20% ऑफ ग्रॉस रिसीट से इनका प्रेजम्पटिव रेट था, ये अपनी बिजनेस इनकम दिखा सकते थे। अब इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया है। आप लोग जाइएगा क्लॉज नंबर 12 के अंदर, यहाँ पे सबसे पहले यस कीजिए और यहाँ पे आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा, सेक्शन नंबर 44BBC। ये BBB तक अभी तक अवेलेबल था, ये आपका नया एड ऑन हो चुका है। ठीक है, इसको अभी कैंसिल कर दीजिए एंड देन सेकंड जो आपका चेंज है उसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा है आपका क्लॉज नंबर 19 के अंदर ये जितने भी थे ये ओमिट कर दिए सेक्शन नंबर 32AC 32AD। उसके बाद न्यू रिपोर्टिंग ऑन लीगल सेटलमेंट इन क्लॉज नंबर 21A एन एडिशनल रो इंट्रोड्यूस
रिपोर्ट एक्सपेंडिचर इनकर टू सेटलमेंट प्रोसीडिंग अंडर लॉ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। फेमा एंड सेबी के अंदर अगर कोई सेटलमेंट प्रोसीडिंग से रिलेटेड एक्सपेंडिचर किया है तो आपको क्लॉज नंबर 21A के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट करके चलना होगा। सो सर क्लॉज नंबर 21 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, ये अभी यहीं तक अवेलेबल थी रो, अब आप लोग देख पा रहे होगे एक्सपेंडिचर इनकर टू सेटलमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएटेड इन रिलेशन टू कॉन्ट्रावेंशन अंडर सच लॉ एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट इन दिस बिहाफ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डिटेल डाल के चलोगे, क्लॉज नंबर 21A के अंदर रिपोर्ट करके चलोगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसके अंदर तो इस बार इन्होंने बवाल सही कर दिया है। क्लॉज नंबर 22, ये तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ द MSMED एक्ट 2006 के अंदर यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आती है, अगर आप डिले पेमेंट करते हो, यहाँ पे रिपोर्ट करके चलना है। ठीक है, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड टू माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज एज रेफर टू सेक्शन नंबर 15 ऑफ द MSME एक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपका यहाँ पे अपने आप आ जाएगा जब आप यहाँ पे 3 में रिपोर्टिंग करोगे। पेड जो कि विद इन टाइम हो चुका है वो यहाँ पे डालोगे, एंड नॉट पेड विद इन टाइम वो यहाँ पे डालोगे। देखो अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पे आप लोग 1 लाख करोगे, यहाँ पे आप लोग 2 लाख करोगे, ये आपका टोटल आ जाएगा अपने आप सब क्लॉज नंबर 2 के अंदर। ठीक है, सो इस वाले क्लॉज में काफ़ी हमको डिटेल में समझना पड़ेगा कौन से हमारे जो क्रेडिटर वगैरह हैं वो MSME हैं, उनको बाइफरफिकेट करो, देन उनकी पेमेंट हमको अच्छे से देख के चलना होगा। और ये वाला क्लॉज इस बार से हो जाता है थोड़ा सा रेलिवेंट, इसको अभी के लिए हम लोग कर देते हैं कैंसिल। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले चेंज की तरफ। सो यहाँ पे एक MSME से रिलेटेड एक और चेंज हुआ था क्लॉज नंबर 26 के अंदर। पहले जो वर्ड था अलाउड वो अब अलाउेबल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे 2 एंट्री रिमूव हुई थी 28, 29, मैंने आपको दिखा भी दिया था। ये 2 एंट्री आपकी रिमूव हो गई हैं असेसमेंट ईयर 25-26 से। एंड इसके अलावा एक बायबैक का क्लॉज और ऐड हुआ था उससे पहले। अगर हम लोग बात करें तो क्लॉज नंबर 31 के अंदर इन सब क्लॉज A, B, C के अंदर रिपोर्टिंग नाउ इंक्लूड हो चुकी है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एक ड्रॉप डाउन अवेलेबल है कि वो कैश से किया है, नॉन अकाउंट पे ही चेक वगैरह से किया है, या फिर जनरल एंट्री वगैरह से किया है। एक और नया क्लॉज जो कि ऐड हुआ है, इसको एक बार देख लेते हैं। बायबैक ऑफ शेयर से रिलेटेड सर, इसमें आप आ जाइए 36 क्लॉज के अंदर। 36A होता है, ये आपका 36B है। वेदर द SSE हैज़ रिसीव्ड एनी अमाउंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर एज रेफर्ड इन सब क्लॉज नंबर F ऑफ क्लॉज नंबर 22 ऑफ सेक्शन 2, यहाँ पे है तो यस कर दीजिए। उसके बाद इसकी डिटेल आप लोग ऐड कर सकते हो, अमाउंट जितना रिसीव किया है एंड उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था। ठीक है सर, हम लोगों ने आज अच्छे से समझा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। ऑफलाइन यूटिलिटी आपकी अवेलेबल हो चुकी है, लास्ट में आपको अकाउंटेंट डिटेल वगैरह प्रोवाइड करनी होती है। एंड उसके बाद इस फॉर्म की जेसन फाइल बना के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ अपलोड करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन वगैरह है वो डालते हैं, एंड क्लाइंट को वो ऑब्जर्वेशन एक्सेप्ट करनी होती है। देन आपकी टैक्स ऑडिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। हमारा टैक्स ऑडिट का कोर्स भी जल्दी ही आने वाला है, उसके अंदर हमने क्लॉज वाइज रिपोर्टिंग सीखी है, कहाँ कैसे कैसे प्रैक्टिकल दिक्कत आ सकती है, सारे पॉइंट कवर हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा उस कोर्स को हम लोग एंड ऑफ द जुलाई या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में लॉन्च कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर यूँ ही बने रहिए, आप लोगों को टैक्सेशन एंड फाइनेंस से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल सेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।